आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन, पी, क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 45, 15 और 5 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। समान कार्य को तीनों साथ मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका देख लेते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका देख लेते हैं, पी कितने दिन में, 45 दिन में, क्यू 15 दिन में, आर उसी कार्य को 5 दिन में करता है। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 45। 45 इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 9। तो ये जो आया ना 1, 3, 9 ये क्षमता है, और जो 45 आया ये कुल काम है। पूछा क्या हमसे कि समान कार्य को तीनों साथ मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। समान कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं, मतलब समय ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला एक होता है, कुल काम इज इक्वल टू क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय। कुल काम कितना है 45। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समान कार्य को तीनों साथ मिलकर, तीनों साथ है तो तीनों की क्षमता ले लेंगे, 3 और 1 4, 9 13, इंटू समय पूछ रहा है तो समय टी लिख देंगे, टी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का समय, ए बी और सी का समय। तो टी की वैल्यू क्या होगी 45/13, 45/13। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, जब भी सेकंड मेथड देख लीजिए, जब भी आपको दिया हो कि P 45 दिन में, Q 15 दिन में, R 5 दिन में, उनमें से एक संख्या ऐसी हो, उनमें से एक संख्या ऐसी हो जो तीनों को क्या करे, विभाजित कर दे, तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो उसके लिए क्या तरीका है, जैसे P है 45 दिन में कर रहा है, Q 15 दिन में कर रहा है, R 5 दिन में कर रहा है। इसमें R एक ऐसी संख्या है जो कंप्लीटली विभाजित कर दे रही है, किसको, इसको भी विभाजित कर दे रही है। और यहाँ पे कुछ बचना चाहिए, यहाँ पे एक ही बचना चाहिए। 5 से विभाजित करेंगे 1 आएगा, फिर 5 या 15, 5 9 45, मतलब ये संख्या इन दोनों को क्या कर रही है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रही है, विभाजित कर दे रही है। अगर ये पूछे कि तीनों कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है वो ले लेंगे और उसको किससे विभाजित करेंगे, 9 3 12 1 13, इनसे आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ एक कुर्सी की कीमत ₹450 है। रवि ₹38.25 में 10 कुर्सियां खरीदता है। 10 कुर्सी खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत कितना है 450 है, तो 10 कुर्सी की कीमत, 10 कुर्सी की कीमत कितनी है 4500। लेकिन क्या करता है ये, इसमें छूट देकर उसी 10 कुर्सी को कितने में बेच दे रहा है, 3825 में बेच दे रहा है। हो कितना हो रहा है 4500 रुपया हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कि हम छूट दे रहे हैं आपको, हम कितने में आपको दे दे रहे हैं 3825 रुपए में। घटाएंगे कितना आएगा 675। ये 675 रुपया क्या है, छूट है। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो छूट का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, जो छूट है उसको ऊपर लिखते हैं, अवास्तविक रूप में उसका दाम कितना हुआ है 4500, तो 4500 नीचे लिखते हैं, इंटू 100, प्रतिशत निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 45। 45 से ये कितनी बार में जाएगा 15 बार में, तो कितना परसेंट छूट मिला 15%। डी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन, पंद्रह परसेंट और 25% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट क्या है? एकल छूट का फार्मूला सीधे फार्मूले पे रख देंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू कितनी है? 15, बी की वैल्यू 25 माइनस 15 इंटू 25 अपॉन 100, ये कितना हो गया? 40 माइनस 15 पचे 75 का 5, 15 दूना 30 7 37, 37 हो गया। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब ये 40 में से इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? देखिए, ये 3 से ज्यादा है तो इसको 4 मान लेंगे, तो 40 में से 4 गया, 36 बचा। अब क्या करेंगे? 0.75 है तो इसको 75 मान लेंगे। देखिए 15 और 25 40 हो गया, माइनस 15 पचे 75 का 5, 15 दूना 30 7 37 अपन 100 है, 100 है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ये कितना आ गया? 46.25, 36.25। ए ऑप्शन सही है। एकल छूट कितना हो गया? 36.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान लंबाई समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बना हुआ है। एक आयताकार क्या है? तालाब है। एक आयताकार तालाब है जिसका लंबाई कितना है? 90 मीटर, चौड़ाई कितना है? 30 मीटर, और इसके चारों ओर क्या बना है? एक रास्ता बना हुआ है समान चौड़ाई का। ये x हो गया, ये भी x हो गया। मान लेते हैं कितना चौड़ाई? x चौड़ाई का बना है। ये मार्ग बना हुआ है। पैदल मार्ग बना हुआ है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई, तो इसके लिए क्या है? पैदल मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2x, x मतलब चौड़ाई कितनी है, इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 2800 दिया हुआ है। 2x हो गया, L की वैल्यू कितनी है? 90, B की वैल्यू कितनी है? 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 हो गया, प्लस 2x। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो गया? 2800। 2 कॉमन ले लेंगे कितना होगा? 2 दूना 4, 4x। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 60 प्लस x बचा। 4 से कितनी बार में कटेगा? 700 बार में। कितनी बार में गया? तो 700 इज इक्वल टू x इंटू 60 प्लस x। हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमको सीधा मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्यों ना हम वैल्यू पुट करें ऑप्शन से। x की वैल्यू अगर 10 रखें तो ये कितना हो गया? 10 इंटू 10 प्लस 60 यानी 70, कितना आ रहा है? 700 आ जा रहा है। यानी पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जब भी ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का आएगा तो हम एक चीज याद रखेंगे, बॉडमास पहले ब्रैकेट, फिर रूट में जो हो उसको, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट वाला, फिर भाग वाला पोर्शन करेंगे, फिर गुणे वाला पोर्शन करेंगे, फिर जोड़ वाला पोर्शन करेंगे, फिर घटाने वाला पोर्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसको, ये दिया हो तो इसको हटा देते हैं, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, हमको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा। बॉडमास पहला क्या है, ब्रैकेट वाला, यानी ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर रूट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर डी मतलब डिवीजन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट वाले पे आते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ब्रैकेट वाले पोर्शन पे 1/5 ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 1/5 वैसे ही लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4/5 माइनस 1/5 इंटू ये दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा एलसीएम, 8 आएगा। ये कितना हुआ, 7 माइनस 10, कितना बचा, -3/8। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -3/8। तो ये क्या हुआ, 4/5 माइनस 1/5 इंटू -3/8। माइनस माइनस मिलके क्या हो गई, प्लस हो जाएगी। तो 4/5 प्लस 3/40 हो गया। यानी इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो गया, 4/5 माइनस माइनस मिलके प्लस 3 यहाँ पे हो गया 40 हो गया। 1/5 का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको सॉल्व कर ले, कितना आया, 40 आया, 32 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3, 35/40, 5 7 35, 5 8 40, 7/8। इस टोटल का मान कितना हो गया, 7/8। या क्या लिख देंगे, 1/5 इंटू 7/8, तो कितना हो गया, 7/40। इन टोटल का मान कितना हो गया, 7/40। अब इस वाले पोर्शन को लेंगे, 33/40 प्लस 7/40 माइनस 4/5। एलसीएम ले लेंगे सबका, कितना आएगा, 40 आएगा। 40 से इसमें डिवाइड करेंगे, 33 प्लस 7 माइनस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 8 बार में 8 चौक 32। ये कितना हो गया, 8/40, 1/5 आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज में 3690 की वृद्धि होती है। मूलधन क्या है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला, फॉर्मूले पे कर लीजिए। डेल्टा SI मतलब SI में परिवर्तन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा R इंटू T/100। साधारण ब्याज में परिवर्तन कितने का हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। चाहे वृद्धि हो या कमी हो, जितने की वृद्धि कमी हो उतना लिखेंगे, इंटू P इंटू डेल्टा R। डेल्टा R मतलब इंटरेस्ट में परिवर्तन कितना हुआ, 9 था, अब कितना हो गया, 13.5 हो गया। सो 4.5 के क्या हो गए, वृद्धि हो गए। यानी परिवर्तन कितने का हुआ, 4.5 का हुआ। 4.5 मतलब 9/2, 9 इंटू 9/2 लिख देंगे। नीचे 100 है तो 100 लिख देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज में 3690 की वृद्धि होती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का दिया हुआ है वार्षिक ब्याज, तो 9 से कितनी बार में कटेगा,
410 बार में। अब P की वैल्यू क्या होगी, 410 इंटू 200, 82,000 रुपए। यहाँ वार्षिक ब्याज की बात किया, 1 साल की बात किया है। आंसर क्या आ जाएगा, 82,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है। मान ले दो संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, उनका योग कितना है, 26 है और अंतर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित की जाए तो भागफल क्या होगा। हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको दिया हो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और एक दिया हो x माइनस वाई इज इक्वल टू बी, तो हमको x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी a प्लस बी अपॉन 2। जब y का मान ज्ञात करना हो, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, a माइनस बी अपॉन 2। तो सेम यहाँ पे उस वही पैटर्न अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 26 14 40, 40 का आधा 20। y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को घटा के उनको आधा कर दे, 26 में से 14 गया 12, 12 बटा 2 यानी कि 6। अब क्या बोल रहा है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, इसका 3 गुने को मतलब 20 या 60, इसका 3 गुना छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, कितनी बार में जा रहा है, 10 बार में, तो 10 आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दे रहे, कितना आंसर आएगा, 10, वही भागफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3, 4/7 और 12/35 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी संख्याएं भिन्न के रूप में दी हुई हैं और उनका एलसीएम पूछा जाए तो उनका एलसीएम होता है क्या, कि अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम मतलब एलसीएम किसका चाहिए, 2, 4 और 12 अपन हर का एचसीएफ 3, 7 और 35, इनका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। इसका एचसीएफ जब निकालेंगे, इसका एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो तीनों में कॉमन है। तो कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो तीनों में कॉमन है, नहीं दिख रही है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12, ए ऑप्शन सही। एक पर्स में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के मूल्य के कुछ सिक्के 8, 5 और 3 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 है तो पर्स में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 8। एक्चुअली ये 8 नहीं है, ये माना जा रहा है कि 1 रुपए के कितने, 8 सिक्के, 2 रुपए के 5, 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, क्योंकि अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 है, हम इन सिक्कों का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं, तो 8 सिक्कों का दाम कितना हो जाएगा, 1 में 8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के मान लेंगे, 5 मान लेंगे, तो 5 सिक्कों का दाम कितना हो गया, 2 × 5, प्लस 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3, तो 5 सिक्कों का दाम कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये 8 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया और ये 15 हो गया, 15 10 25 8 33, यानी सिक्कों का कुल दाम कितना आ गया, 33।
हम इस अनुपात को लेकर जब सॉल्व किए तो सिक्कों का कुल दाम कितना आ गया, 33 आ गया। लेकिन यहाँ वास्तविक रूप में कितना दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है। तो 132 कितने का मान होगा, 33 का मान होगा। पूछा क्या जा रहा है, तो पर्स में 5 रुपए के सिक्के, कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका मान दिया गया हो, 33 का मान दिया है ना 132, उसको नीचे लिखते हैं। जिसका मान दिया गया उसको नीचे लिखते हैं, जिसका मान निकालना हो उसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिखते हैं। 3 से कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। 11 से ये 11 के नाम 11, 11 दूना 22, कितना आ गया, 12। सी ऑप्शन सही है। दिया 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जो क्या होती है, विभाजित हो जाती है। किसी भी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए पहला क्या होगा, 4 होगा, दूसरा क्या होगा, 6 होगा, तीसरा क्या होगा, 8 होगा, चौथा 9 होगा, पांचवा 10 होगा। देखिए 4 2 से विभाजित है, 6 2 से 3 से दोनों से विभाजित है, 8 2 और 4 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है, 10 2 और 5 से विभाजित है। तो कितनी संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, भाज्य। 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसी वजह से 2 को काउंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमको भाज्य पूछा है ना। 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो एक और अपने के अलावा किसी से ना कटे। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो किसी से भी कट जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यहाँ पे तुलना किया गया है, ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 18 दिन लेते हैं तो बी इसे पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए आपको मालूम है M1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 S2 D2 अपॉन W2 होता है। हम इनमें उन्हीं चीजों को लेते हैं जिनका जिक्र किया हुआ क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो उनको हटा देंगे। जैसे इसमें डी की वैल्यू यानी डेज, दिन की वैल्यू का यहाँ पे कहीं जिक्र है नहीं है, तो डी की वैल्यू को, डी को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमारे पास क्या बचा, M1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 S2 अपॉन W2। देखिए बोला ए 3/4 समय में, ए जो है 3/4 समय में यहाँ पे बी से आधा कार्य करता है। बी से क्या करता है, आधा कार्य करता है। 3/4 समय, जो 3/4 समय है ना, तो ए 3 समय ले रहा है, लेकिन बी कितना ले रहा है, 4 समय। यहाँ पे कहने का मतलब है ए बी का 3/4 समय में, तो बी इधर आएगा, क्या होगा, ए अपन बी। तो ए की वैल्यू 3 मान लेंगे, बी की वैल्यू क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो ए जो है 3/4 समय, समय कितना हो गया, ए का 3 हो गया। ये M2 V हो गई, इसकी समय कितना मान लेंगे हम लोग, 4। W1 देखिए बी से आधा कार्य करता है। सपोज कर लें बी कितना कार्य करता है, 2 काम करता है, तो ए कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो ए अपन बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ए अपन बी की वैल्यू 2 से कितनी बार हो जाएगा, 2, तो 2/3, 2/3 हो गया। यहाँ पे ए से बी का तुलना हुआ है, समय का भी तुलना हुआ है और कार्य का भी तुलना हुआ है। इसको बस समझने की जरूरत है, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। जो ए अपन बी आया ना, ये ए और बी की क्षमता का अनुपात है।
A/B आया, ये A और B की क्षमता का अनुपात है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 18 दिन लेते हैं, तो हम लोग के पास एक फार्मूला है कुल काम। कुल काम क्या होता है, क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय। कुल काम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्षमता कितना है, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता लेंगे। ए की 2 है, बी की 3 है, 3 और 2 5 हो गया। समय कितना लग रहा है, 18 दिन, तो कुल काम कितना हो गया, 90 डेज, मतलब कुल काम 90 हो गया कुल कार्य। तो बी इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, बी इसको पूरा करने में समय बराबर क्या होगा, हम देखेंगे कुल काम बटे क्षमता। तो यहाँ पे क्षमता किसकी लेंगे, बी की क्षमता लेंगे। तो बी का समय निकालने के लिए कुल काम कितना है, 90 है, बटा क्षमता कितना होगा बी का, बी की क्षमता 3 है, 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर दें, कितना होगा 30 डेज। 30 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो दोस्त आकाश और बीनू के पास कुछ कैंडीज थी, उनमें से एक के पास दूसरे से 15 कैंडीज अधिक थी। आकाश वाली कैंडीज उनके पास मौजूद कुल कैंडीज का 60% थी। देखिए आकाश के पास मान लेते हैं, अब बी और बी मतलब बीनू, मान लेते हैं टोटल कैंडीज कितनी है, 100 है। अब क्या बोल रहा है उसमें, आकाश वाली कैंडीज उनके पास मौजूद कुल कैंडीज का 60% है। मान लेते हैं कुल कैंडीज कितना है, 100 है, 100 का 60% किसके पास है, आकाश के पास। तो 100 का 60% मतलब 60 कैंडीज किसके पास हो गया, आकाश के पास। टोटल कितना है 100, तो 40 कैंडीज किसके पास होगा, बीनू के पास। प्रत्येक के पास कितनी कैंडी थी, अब देखिए इनमें क्या दिया हुआ है, उनमें से एक के पास दूसरे से 15 कैंडीज अधिक थी। इनको डिवाइड कर देंगे पहले रेशियो लेके, 20 या 60, 20 दूना 40। उनमें से एक के पास दूसरे से कितनी अधिक थी, 15 कैंडीज। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक के पास कितनी कैंडी थी, 3 का मान निकाल लेंगे तो आकाश का निकल जाएगा, 3 का मान कितना हो गया 45। 2 का मान निकाल लेंगे तो किसका निकल जाएगा, बीनू का। 2 का मान कितना होगा, 15 दूना 30, 30 45 और 30, सी ऑप्शन सही है, 45 और 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का औसत 68.5 है। यदि दो संख्याओं, इन्हीं दो संख्याओं मतलब 16 में से दो संख्याएं हैं 54 और 37, जो 16 संख्या है उनमें से 54 और 37 दो संख्या ऐसी हैं जिनकी जगह क्या लिख दिए हम लोग, 45 और 73 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब 54 और 37 को 45 और 73 से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। एक और संख्या x, इसी 16 में से एक संख्या x को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो संख्याओं का औसत 1.5 कम हो जाता है। इतना करने के बाद संख्याओं का औसत क्या होता है, 1.5 कम हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करना है। 16 संख्याओं का औसत कितना है, 16.5, तो 16 संख्याओं का मान कितना होगा, तो 16 से 68.5 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन्हीं संख्याओं में क्या हो रहा है, इन्हीं 16 संख्याओं में 54 और 37 है, ये इन्हीं 16 संख्याओं में है जिनकी जगह 45 और 73 कर दिया गया। तब इन दोनों का योग कितना हो गया, 91। इन दोनों का योग कितना हो गया, 118। तो इनमें क्या करेंगे, 118 में से 91 घटा देंगे, और इसमें से एक संख्या क्या हो रही है, x निकल जा रही है। तो अब कितनी संख्याएं बची, 16 थी, 16 में से एक संख्या क्या हो गई, निकल गई, बची कितनी संख्या, 15। तो अब जो है औसत 1.5 कम हो जाता है। 1.5 कम होना मतलब पहले 68.5 था, अब 1.5 कम हो गया तो कितना बचा,
67। ये कितना होगा? 16 25 80, 16 8 128, 128 8 136 का 13 बचा, 16 से 96, 96 3 109। एक अंक के बाद दशमलव आए थे, यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे कितना बचा? 27 माइनस एक्स, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 105, बचा कितना? 10। 15 में 6 के करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, 90 10 100, 1005 हो गया। इनको जोड़ेंगे कितना होगा? 3 9 2 11, 12 का 2, 10 1 11, माइनस एक्स की वैल्यू 1005। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसको इधर लेके आएंगे, 118। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 118। 118 क्या हो गया आंसर? दिया गीता ने 2800 प्रत्येक में से 2 पोशाकें खरीदी, मतलब प्रत्येक पोशाक का दाम कितना है? 2800 है। यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है तो पूरे लेन देन पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? देखिए, इसको एलिगेशन मेथड से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। 2 पोशाक लेती है, पहले पोशाक को जो है 10% के लाभ पर बेचती है, पहले पोशाक को 10% के लाभ पर बेचती है। दूसरे पोशाक को क्या करती है? पूछ रहा है कि दूसरे पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। तो मान सपोज कर लेते हैं x प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए दूसरे वाले पोशाक को। 2 पोशाक है, पहले पोशाक को 10% लाभ पे, फिर दूसरे वाले पोशाक को x% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का। देखिए, ये जो 15 होती है ना, इन दोनों में से किसी एक से बड़ी होती है और एक से क्या, दूसरे से क्या होती है? छोटी होती है। 15 क्या इससे बड़ी है, तो 15 से इसको घटा देंगे, 15 इससे छोटी होगी, तो x माइनस क्या हो गया? 15, x माइनस 15। इन दोनों का जो अनुपात है x माइनस 15 अपान 5, इनके अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, 1/1। x माइनस 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20%। यानी कि दूसरी वस्तु को, दूसरी पोशाक को कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाना चाहिए? 20% लाभ पे बेचा जाना चाहिए। एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से यात्रा की। पैदल कितनी दूरी तय की? ये भी देखिए एलिगेशन से करेंगे। पैदल कितनी दूरी तय की? किस स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 से। और उसके बाद आंशिक रूप से साइकिल से कितने किलोमीटर प्रति घंटे से? 9 साइकिल से। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? दूरी अपन समय, यानी कि 61/9। देखिए, इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन यहाँ बन गया ना, नीचे 9 आ गया, इसको हटा देंगे। इसको कैसे हटाएंगे? हटा के सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, जिस भी संख्या से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे सब में करना पड़ेगा। अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी कितना करना पड़ेगा? 9 से। इसमें भी 9 से। अब देखिए ये कितना हो गया? 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 61। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 61 लिख देंगे। 9 में 9 का मल्टीप्लाई होगा 81, तो यहाँ पे 81 लिख देंगे। फिर 4 में 9 का मल्टीप्लाई होगा 36, यहाँ पे 36 लिख दिए। अब ये क्या कर देंगे? घटा देंगे।
कितना आया 20, ये कितना आया 25। 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से 4 बार में कटेगा। जब भी हम लोग चाल का अनुपात लेते हैं, मतलब चाल का एलिगेशन में चाल को लेते हैं, स्पीड को लेते हैं, तो नीचे जो अनुपात आता है ना, जो नीचे अनुपात आता है वो समय का अनुपात आता है। जब भी स्पीड का एलिगेशन लेते हैं तो नीचे समय का अनुपात आता है। नीचे किसका अनुपात आएगा? समय का अनुपात। देखिए यहाँ पे टोटल कितना घंटा लगा है? 9 घंटा। और ये यानी पैदल चलने में कितना 4 और 5 का अनुपात लगा है, तो टोटल 9 घंटा लगा है। तो ये 9 घंटे का मान क्या होगा? 4 और 5 9। पैदल चला, उसके लिए समय निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको निकालना साइकिल से चला तो कितना घंटा लगा? तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 9 कैंसिल, 1 बचा, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि पैदल 4 घंटा चला और साइकिल से 5 घंटा चला। तो क्या बोला है? पैदल कितनी दूरी तय की, मतलब दूरी ज्ञात करना है। पैदल कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी इज इक्वल टू 4। पैदल चलने की गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 हो गया। समय कितना लग रहा है पैदल चलने में? 4 घंटा, तो 4 ले लेंगे, तो कितना हो गया? 16 किलोमीटर हो गया। यही आंसर होगा, 16 किलोमीटर। पैदल कितनी दूरी चला? 16 किलोमीटर। अगर ये ज्ञात करना हो साइकिल से कितनी दूरी चला, तो साइकिल से स्पीड कितना है? 9, समय कितना है? 5। 9 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 किलोमीटर चल जाएगा। तो 45 और 16 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना चला है? 61 ही चला इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 की राशि 3 साल में 20,736 हो जाती है। एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से 4 वर्षों में समान राशि क्या होगी? समान दर बोला है तो पहले तो हमको रेट पता होना चाहिए। रेट हम कैसे निकालते हैं? जो मूलधन होता है, मिश्र धन, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 12,000। ये कितना है? 20,736। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 1000 आएगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1728 आएगा। ये राशि जो है 3 साल में 12,000 से कितनी हो जा रही है? 20,736 हो जा रही है। तो 3 साल है तो 3 नंबर का रूट लगा देंगे। 2 साल रहा तो 2 नंबर का रूट लगा देते हैं। तो ये कितना आ गया? 10। और ये कितना है? 12 का क्यूब 1728 होता है। तो रेट कैसे निकलेगा? ब्याज कितना होगा? 10 से 12 हो गया, यानी 2। मूलधन कितना है? 10 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया? 20%। कर चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से 4 वर्षों में समान राशि क्या होगी? अब देखिए समान राशि क्या होगी, यानी ए की वैल्यू पूछा है, मिश्र धन पूछा है। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। पी की वैल्यू कितनी है? 12,000 है। 1 प्लस आर बाई 100, आर की वैल्यू 20% है, तो 20/100 का मान क्या होगा? 1/5 होगा। तो ये 1/5 हो गया। ये 4 वर्ष का पूछ रहा है। ये कितना हो गया? 12,000। ये कितना हो गया? 5 1 6, 6/5, ये 4 हो गया। ये कितना आएगा आपका? सॉल्व करेंगे 24
883.20, 24,883.20, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होता है। इन तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मान लेते हैं तीनों संख्या क्या है, x है, y है और z है। बोल रहा है कि उनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं की औसत, पहला क्या मान लेते हैं, x और y का औसत ले लिए। इनमें अगर तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, 182। सेम अब वाई जेड को लेके चलेंगे। y प्लस जेड के औसत में x को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 230। और जब z और x लेके चलते हैं, z प्लस x के औसत में y को जोड़ते हैं तो 242 आता है। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 182। 2 इधर चला जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z का मान कितना हो गया, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x होगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 को उधर भेज देंगे, 460 हो गया। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को उस साइड भेज दो, z प्लस एक्स प्लस 2y हो जाएगा। इन तीनों को अगर जोड़े तो x यहाँ पे एक बार, 3 बार, 2 यहाँ पे एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ पे एक बार आया, तो टोटल कितनी बार आया है, 4 बार आ गया, तो 4x हो गया। इन तीनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, y कितनी बार आया है, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे 2 बार, एक बार आया है, 1 1 2, यहाँ पे 2 बार आया, कितनी बार हो गया, 4 बार। z भी कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पे एक बार है, 2 1 3 और यहाँ पे 4, 4z। इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे, 4 4 8, 6 6 12, 12 6 12, 8 20 का 0, 2 बचा, 2 3 5 4 9 4 13, 4 सब में कॉमन है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, 4 2 8, 4 7 28। अब क्या बोला है, तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए तो 3 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो कितनी आएगी वैल्यू, 109। सी ऑप्शन दिया हुआ है। ए 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 9,000 की राशि उधार लेता है। वह इसे साधारण ब्याज पर बी को 7% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ है। ए क्या कह रहा है ना, एक बार किसी व्यक्ति से 9,000 रुपया उधार लेता है, कितने परसेंट ब्याज दर पे, 5% ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, और वही पैसा उठा के वो क्या कर दे रहा है, एक दूसरे व्यक्ति बी को दे रहा है, कितने परसेंट ब्याज दर पे, 7% ब्याज दर पे, कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो बोल रहा है उसको कितना फायदा होगा। तो ए जब पैसा लिया तो वो उसको ब्याज भी देगा जिससे पैसा लिया, तो हम लोग ब्याज काउंट कर लेते हैं, 3 वर्ष में कितना वो ब्याज देगा। तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन, ऐसा ही निकालेंगे इसका, मूलधन कितना है 9,000 इंटू दर इंटू समय अपन 100, 5 या 15, 1350 हो गया। मतलब जो उधार लिया है उस पे टोटल कितना साधारण ब्याज आएगा, 1350 आएगा। और ए जिसको कर्ज दिया है वो पैसा लेके दूसरे को कर्ज दे दिया है, तो उस पर कितना साधारण ब्याज आएगा, यही 9,000 रुपया उधार दिया है, कितने परसेंट ब्याज दर पे, 7% ब्याज दर पे 3 वर्ष के लिए।
1890 हो गए। यहाँ पे वो 1350 रुपए जिससे उधार लिया उसको देगा, लेकिन उसको मिलेगा कितना? 1890। तो लाभ कितना हुआ इसका? प्रॉफिट कितना हुआ? ये 1890 में से 1350 घटा देंगे, 045, 540। सी ऑप्शन। कितने का लाभ होगा? 540 का लाभ होगा। पहले वो उधार लिया 9000 और उसके बाद 9000 क्या कर दिया? दूसरे को उधार दे दिया। तो जब उधार दिया तो उसको ब्याज यहाँ से ज्यादा मिलने लगा और उसको ब्याज कम देना है, क्योंकि जिससे वो उधार लिया उसको 1350 रुपए ही देगा, और ये जिसको उधार दिया उससे 540 1890 रुपए मिलेगा। तो कितने का फायदा हुआ उसको? 540 का फायदा। देखते हैं। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। आज दिन बहुत गर्म था, इसलिए अपनी औसत गति के 5/6 से चला। वह 10 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचा। वह अपने स्कूल और घर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लेता है? मतलब सामान्यतः कितना समय लेता है? राम क्या है, अपने घर से स्कूल की तरफ, यानी ये होम है और ये स्कूल है, पहले किस स्पीड से जाता था? जब भी बोले ये अपनी औसत गति के 5/6 से, यानी इस समय कितने की स्पीड से जा रहा है? 5 की स्पीड से। लेकिन पहले किस स्पीड से जाता था? 6 की स्पीड से जाता था। पहले जो नीचे दिया होता वो पहले की स्पीड होती है, और जो ऊपर दिया होता वो इस समय की स्पीड होती है। स्पीड देखिए 6 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तभी तो 10 मिनट की देरी हो रही है। पहले 6 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। इसी वजह 10 मिनट की क्या हो रही है? देरी हो रही है। देखिए, जब 6 के स्पीड से जाता था तब भी घर से स्कूल जाता था, मतलब यही दूरी। अब 5 के स्पीड से जा रहा है, तब भी कहां से कहां जा रहा है? घर से स्कूल जा रहा है। दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? समान है। दूरी जब समान हो, तो जब दूरी समान हो, तो चाल का अनुपात मतलब समय के अनुपात से उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात क्या होगा? पहले 6 था, अब कितना हो गया? 5। समय क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 5 से 6। यानी पहले 5 लगता था, अब समय क्या हो रहा है? 6 लग रहा है। तभी तो 10 मिनट की देरी हो रही है। इनका अंतर किसके बराबर होगा? 10 मिनट के। तो बोल रहा है कि वह अपने स्कूल और घर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लेता है? मतलब यूजुअल टाइम पूछा है। कितना समय लेता था पहले? 5। तो 5 की वैल्यू ज्ञात कर लो, 50 मिनट। अगर ये पूछे कि वर्तमान में कितना समय लेगा, तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे। 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। 50 मिनट कितना हो जाएगा? आंसर